उत्तर प्रदेश चुनाव की जैसे जैसे सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं, ज्यादातर राजनीतिक दलों का फोकस पश्चिम उत्तर प्रदेश में है। और जब बात पश्चिम उत्तर प्रदेश की जाती है तो यहां से सपा के एक बड़े लीडर का नाम आजकल सुर्खियां बटोर रहा है और वो है नाहिद हसन, जिन्हें गैंगस्टर एक्ट के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया और फिर उनकी गिरफ्तारी भी हो गई। नाहिद हसन को लेकर आखिर अभी से इतने सवाल जवाब क्यों हो रहे हैं? आखिर विवादों से उनका इतना नाता क्यों है? गैंगस्टर एक्ट उन पर क्या लगा? नाहिद हसन का इतिहास क्या है? इतना वो विवादास्पद क्यों हो गए? समझने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिनका काफी क्लोज एनकाउंटर, सबसे ज्यादा आमना सामना नाहिद हसन से हुआ होगा 2016 में कैराना में, जब पलायन का मामला शुरू हुआ। आईपीएस ऑफिसर अजय पाल शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। इंडिया टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। अजय जी, कैराना में पलायन का मुद्दा पूरे देश भर का एक बड़ा मुद्दा बना और उस समय आप वहां का मोर्चा संभाल रहे थे, तो किस तरह से पलायन के मामले में नाहिद हसन का नाम सामने आ रहा है? और अब चूंकि गैंगस्टर एक्ट उन पर लगा है, हमें ये भी समझाइए कि ये एक्ट किस पर लगता है, क्यों कार्रवाई होती है? मैम, जब कैराना शामली मैंने ज्वाइन किया था और वहाँ पे जो हालात इस तरह के थे कि कई गांव जैसे कि भूरा, कंडेला, जहानपुरा, कई गांव ऐसे थे, जंधेड़ी वगैरह, जहाँ पे कि पुलिस अच्छी खासी नंबर्स में भी जा नहीं पाते थे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे इतना हौसला वहाँ क्रिमिनल्स का था कि वो पुलिस के ऊपर डायरेक्टली फायरिंग करते थे। और उसके बाद जब कार्रवाई वहाँ पे जवाबी कार्रवाई शुरू हुई, जिसके बाद में जैसे फुरकान, सबसे पहले जो मुठभेड़ हुई फुरकान के साथ, उसके बाद में नौशाद डैनी, जिसका नौशाद डैनी के एक ऑडियोज भी वायरल हुए थे जिसमें उसके द्वारा साफ तौर पे कहा जा रहा था कि पुलिस आज से गोली मारेगी और वो बराबर सामना करेगा, गोली चलाएगा। तो इस तरह के वहाँ पे हौसले जो काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए थे। जब पुलिस के द्वारा कानूनी कार्रवाई वहाँ पर की गई, जवाबी कार्रवाई की गई और जो इकबाल है कानून का स्थापित किया गया, उसके बाद फिर ये लगातार कार्रवाइयाँ शुरू हुई, चाहे वो एनकाउंटर्स की बात हो, चाहे वो जो कैराना में जो जिनको खूंखार अपराधी कहा जाता था, जिनके ऊपर कई हत्या के मामले थे, जो गले में तख्तियाँ डाल करके घूमे थे कि वो आगे से अपराध नहीं करेंगे। इसी के बाद कई ऐसे गैंगस्टर वगैरह में वांछित आरोपी थे जो थानों पे आकर के सरेंडर कर रहे थे। कैराना से ही करीबन 700 से ज़्यादा असले एक बार में बरामद किए गए थे, जिसमें कि एक घर में तहखाना बना करके उसमें पेटियों की पेटी असले रखे हुए थे, जो कि अलग अलग इवेंट्स पे, खासतौर पे इलेक्शन या उससे जुड़े हुए इवेंट्स पे बरामद किए गए थे। इस तरह के कई ऐसे इंसिडेंट कैराना में हुए, जिसके बाद में वहाँ पर जो पलायन किए हुए लोग थे, फिर उनके अंदर हौसला हुआ कि वो वापस आए और इसी के साथ ही जो वहाँ पर रहने वाले लोग थे उनके अंदर एक विश्वास पुलिस के प्रति, कानून के प्रति और प्रशासन के प्रति स्थापित हुआ। तो ये काफ़ी इसमें पुलिस को मेहनत करनी पड़ी, प्रशासन को मेहनत करनी पड़ी, जिसके बाद में ये विश्वास उनके अंदर कायम हो पाया। तो अब आप हमें पूरा विस्तार से ये समझाइए कि पलायन का मुद्दा कैराना में जब उठा, इसमें जो बड़े बड़े नाम सामने आए, आप तो यूपी में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जाने जाते हैं, तो वो कुछ ऐसे बड़े चेहरे कौन से थे जो उस समय आपके टारगेट पर थे? उनका इन्वॉल्वमेंट कैसा था और उनका नाहिद हसन से क्या कनेक्शन था? देखो मैडम, अगर कैराना की बैकग्राउंड में आप देखें तो जैसे कि कुछ टेरर अटैक हुए हमारे पार्लियामेंट पे या अन्य टेरर अटैक जो दिल्ली में हुए, वहाँ के भी जो मेन एक्यूज्ड वो कैराना से संबंधित रहा, जो कि बाद में फरार भी रहा। इस तरह से कैराना की जो बैकग्राउंड है वो बेसिकली इसलिए है कि उनको इस तरह का संरक्षण मिलता रहा, इस तरह की उनको सपोर्ट मिलती रही, जिस कारण से वो अपराध करते रहे। हम आजकल जब राजनीति की बात करते हैं तो अब सवाल नाहिद हसन को लेकर इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि वो कैराना से ही आते हैं और कैराना में जितने ज्यादा आपने कार्रवाई की है, बताया ये जाता था कि जो आरोपी थे आपके खिलाफ भी काफी उन्हें शिकायत हो गई थी कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों की जा रही है। इसमें क्योंकि वो विधायक रहे, उनका बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस भी था उस समय। देखिए मैम, उनकी अगर आप बात करें पर्टिकुलर, तो कई ऐसे वीडियोस में देखा जा सकता है कि जिसमें कि एक लेखपाल को उन्होंने काफ़ी परेशान किया, जैसे कि किडनैपिंग का और तमाम तरह के टॉर्चर का, सरकारी कार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद भी तमाम इस तरह की अपील करना जो कि रिलीजियस ग्राउंड्स पे हो, धार्मिक ग्राउंड्स पे हो, तो काफ़ी जो लोगों से इंटरेक्शन हुआ, वहाँ पे जो परिस्थितियाँ जांची गई, देखी गई, तो काफ़ी हद तक एक खौफ का माहौल वहाँ पे कुछ एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए बना रखा था, जिस कारण से वहाँ दिक्कतें आ रही थी। लेकिन जब पुलिस के द्वारा लीगल एक्शन लिया गया, कानून का इकबाल वहाँ पे स्थापित हुआ, तो डेफिनेट लोगों ने उस चीज़ को फील किया। तो आपके ऊपर तो ये भी क्रेडिट आपको जाता है कि जो मुकीम काला गैंग था आपने उसकी कमर तोड़ी थी। मुकीम काला गैंग के भी मेंबर्स और नाहिद हसन का उनसे भी कनेक्शन था? देखिए, उसमें मुकीम काला के गैंग का सबसे जो सक्रिय सदस्य था, जो कि
जिसके बारे में कहा जाता था कि वो देखते ही गोली चलाता था। तो साबिर नाम का था, जो नंदेड़ी गांव का था। उसके जब हमारा उससे आमना सामना हुआ गैंग के साथ में, ये 2 जनवरी 3 जनवरी रात की 2018 की बात है। तो उसमें हमारे एक बहुत ही बहादुर कर्मचारी थे अंकित, वो शहीद भी हुए उसी में, और साबिर जंदेड़ी भी उसी मुठभेड़ में मारा गया उसी रात को। तो ये बहुत ही एक ड्रीडेड क्रिमिनल थे, बहुत ही डेस्परेट क्रिमिनल थे, जिनके लिए किसी की जान की कोई कीमत नहीं थी। अब क्योंकि ये सारी बातें सामने आ रही हैं, नाहिद हसन पर गैंगस्टर आरोप का एक्ट दर्ज हुआ है, जिसके तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है। गैंगस्टर एक्ट किन पर लगता है? देखो, गैंगस्टर एक्ट का ये है कि जो लोग गैंग बना करके अवैध संपत्ति अर्जित करते हैं या क्रिमिनल एक्टिविटीज को अंजाम देते हैं, और इसमें क्योंकि अगर आप उनके बैकग्राउंड देखें, उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री देखें, तो करीबन आधे 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे उन पर दर्ज हैं, जिस कारण से एक गैंग बना करके जो अपराध किया जाता है, उस प्रावधान में उनका जो एक्ट है वो कवर होता है, जिस कारण से उन पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई। कुछ ऐसे भी मामले हैं जब आप कैराना में थे तो उस वक्त के मामले उन पर? जी मैम, जैसे एक लैंड के रिलेटेड मामला था, 70-80 लाख के करीब ऐसा फ्रॉड उन्होंने किया था, जिसमें कि मोहम्मद अली एक वादी थे जिनके द्वारा कंप्लेंट की गई थी। उसमें जो प्रारंभिक जांच करवाई गई थी, क्योंकि ये फ्रॉड का मामला था, तो उसमें अधिकारियों द्वारा जांच की गई, तो जांच में उनके आरोप सिद्ध हुए, जिसके बाद में ये एफआईआर दर्ज कराई गई थी। और भी इस तरह के तमाम मामले पहले से पेंडिंग थे, जिसमें कि उनके द्वारा आपराधिक कृत्य किए गए थे, जिसके बाद ये गैंगस्टर की कार्रवाई अमल में लाई गई। पलायन के लिए जो भड़काया जा रहा था, उसमें भी उनका इन्वॉल्वमेंट था? कुछ वीडियोज में आप देख सकते हैं कि जिसमें कुछ लोगों को व्यापारियों से अपना रोजमर्रा का सामान लेने से रोका जा रहा है। तो एक तरह से वो फीलिंग स्प्रेड की जाती है जिससे कि लोग बंटे आपस में। तो इस तरह के तमाम ऐसे इंसिडेंट थे जिस कारण से उनके ऊपर कार्रवाई हुई। तो उनके संरक्षण में, क्योंकि आपके लिए चैलेंजेस फिर उस समय वहां पर तैनात रहते समय क्या क्या रहे, कैसे आपने उन लोगों से सबसे डील किया? लेकिन सबसे ज्यादा जो बड़ा चैलेंज था वो था कि लॉ एंड ऑर्डर को एस्टेब्लिश करना, क्योंकि वहां पे अगर देखें तो माहौल इतना, जैसा मैंने बताया कि पुलिस की पूरी थाने की टीम भी एक गांव में नहीं जा पाती थी, लेकिन बाद में जो हमारी टीम के द्वारा मेहनत करी गई वहां पे, और इतना एस्टेब्लिश किया गया कि वहां पे 2 कर्मचारी भी जाकर के अपने जो रिक्वायर्ड एक्शन था उसको ले सकते थे, जबकि पहले उनकी एंट्री तक वहां पे ऐसे इस तरह से बैन थी, ऐसे मोहल्लों का खौफ बना रखा था, जिसमें कि पुलिस का जाना पूरी तरह से बैन माना जाता था। लेकिन वो धीरे धीरे जो एक्शंस लेते गए हम, जैसे कि नौशाद डैनी हो गया या इकराम टोला हो गया, ऐसे क्रिमिनल थे जो आदमी के पेट में से छुरा मार करके भी हीरे निकाल लेते थे, इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते थे। इस तरह से जैसे मैंने बताया कि किसी इंसान की जान को जान समझते नहीं थे, किसी कीमत को नहीं समझते थे, तो उनके ऊपर जब कार्रवाई की गई तो डेफिनेटली एक विश्वास लोगों के अंदर पैदा हुआ, जिसके बाद उन्होंने प्रशासन में अपना विश्वास महसूस किया, और उसके बाद वहाँ पे एक लोकल मेला भी लगता था जो मेरे ख्याल से 2 दशक के बाद वहाँ पे लग पाया। ये चैलेंज चलिए आपने अपने तरीके से डील किया। अब जो दूसरा चैलेंज है जो आप बता रहे हैं कि वाइट कॉलर सपोर्ट होता ही था लोगों को, जिसकी वजह से ये तमाम गतिविधियां वहां हो रही थी। आपके ऊपर नाहिद हसन ने काफी आरोप तब भी लगाए थे कि आपकी कार्रवाई पर भी सवाल उठाए थे, एनकाउंटर्स पर भी सवाल उठाए थे। देखिए, एनकाउंटर्स का ये है कि उसमें एक बहुत ही लीगल प्रोसेस रहता है, उसमें मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी होती है, मुकदमा दर्ज होता है, उसकी जांच होती है, उसके बाद अगर कोई ऐसा इशू होता है तो उसके बाद स्पेशल एजेंसी को जांच दी जाती है, जैसे CBCID को या अलग एजेंसीज हैं जांच करती हैं। तो ऐसा कोई भी मेरे ख्याल से हमारे अगेंस्ट में कोई भी चीज़ प्रमाणित नहीं पाई गई जिसमें कोई गलत कोई भी एक्शन पुलिस के द्वारा लिया गया हो। सभी एक्शन जस्टिफाइड रहे हैं। सभी जो मारे गए एक्यूज्ड हैं वो सारे ड्रीडेड क्रिमिनल्स थे, और उनके कई ऐसे क्रिमिनल्स थे जिनके द्वारा 20-20, 22-22 लोगों की हत्या की गई थी। उनका इतना खौफ था कि जो जिनकी हत्याएं करी थी या उनसे जुड़े हुए लोग थे, उनके बच्चे तक स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जा सकते थे 10-10, 12-12 साल की उम्र तक। और ये उन्हीं लोगों ने राहत महसूस करी कि जब ये ऐसे क्रिमिनल्स वाइप आउट हुए हैं, उसके बाद वो बच्चे पढ़ने जाने लगे। लोगों के बीच कैराना में आखिर इतना सपोर्ट है या खौफ है नाहिद हसन को लेकर, क्योंकि वहां से वो विधायक भी रहे और अब फिर से एक बार फिर समर्थन उन्हें कहा जा रहा है जनता का मिलेगा? देखिए, हम वो तो पब्लिक का ओपिनियन है कि वो किस तरफ क्या रुझान उनका है, लेकिन अगर वहाँ के लोग ही उनके अगेंस्ट में कंप्लेंट कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि 420 की कंप्लेंट, 70-80 लाख के फ्रॉड की कंप्लेंट जो एक लोकल आदमी के द्वारा की गई, इस तरह के तमाम ऐसे इश्यूज थे जो लोकल लोगों द्वारा रिपोर्ट किए गए। व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स की बात करें तो बिना उनके संरक्षण के कोई भी अपराधी पनप नहीं सकता। उसको अगर छुपने की जगह मिलेगी, उसको उसके बचाव करने वाला कोई मिलेगा, तभी वो अपराध करेगा। अगर उसको पता है कि उसको अपराध करने के बाद सीधा दंड ही मिलना है तो कोई क्रिमिनल अपराध नहीं करेगा। और कैराना में रहते हुए आपका तो कई बार 1-to-1 हुआ होगा उनसे आमना सामना? हाँ मैम, डेफिनेटली। वो तो खैर जहाँ भी लोकल पोस्टिंग रहती है तो वहाँ क्योंकि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं तो आमना सामना तो होता ही है। तो
किसी तरह का दबाव आप पर भी हुआ करता था फिर? नहीं मैडम, मेरे वो दबाव, देखिए दबाव लेने वाले के ऊपर होता है, हमने कभी ऐसा दबाव महसूस नहीं किया। जो सही है वो कार्रवाई करी, और जैसे मैंने बताया कि हमेशा ये कोशिश करी कि कानून का राज स्थापित हो। तो नाहिद हसन के साथ जो आपके तमाम एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, उनका किस तरह, क्योंकि आप बता रही हैं कि क्रिमिनल बैकग्राउंड था और काफ़ी सारा उनके जो गैंग थे या लोग जिनको सपोर्ट किया करते थे, उनका भी इन्वॉल्वमेंट क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में था। तो ऐसे और कौन कौन से बड़े मामले हैं उनके ऊपर? देखिए, अगर देखें उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री 2013 से है। सबसे पहला जो केस जो मेरी नॉलेज में है 2013 से है, जबकि कुछ लोग क्लेम कर रहे थे कि 2018 में फर्स्ट केस रजिस्टर हुआ, बट उनकी केस हिस्ट्री में 2013 के, 16 के या 17 के कई मामले उनके ऊपर रजिस्टर्ड हैं। एंड सेकेंडली, जैसे मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे एक ट्रेंड चल रहा था कि अगर किसी गैंग ने 20 लाख की रंगदारी मांग ली है, तो एक लोकल कोई व्हाइट कॉलर ऐसा क्रिमिनल होगा जिसके यहाँ पे बैठ करके फिर उसके किया जाएगा कि ठीक है तुम 20 मत दो, 10 दे दो। तो इस तरह से उनको मतलब बीच में मीडिएटर का काम किया जाता था कुछ लोगों के द्वारा। तो इस तरह की तमाम ऐसी गतिविधियां थी जिनके ऊपर बाद में काफ़ी सख्त कार्रवाई करके फिर काफ़ी उसको बंद कर दिया गया। तो अजय पाल जी जो हमें बता रहे हैं कि जब वो कैराना में एसपी थे, 2016 की ये बात है, और पलायन का मामला उसी समय गर्म हुआ था और नाहिद हसन का नाम तब भी सामने आया था और अब फिर विवादों में है गैंगस्टर एक्ट के तहत। अभी तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बताए जाते हैं और जो मुकीम काला गैंग है जो कैराना में ही पनपा था, उसकी भी कमर तोड़ी थी अजय पाल जी ने। वो खुद बता रहे हैं कि किस तरह से इन्वॉल्वमेंट नाहिद हसन का इन तमाम गतिविधियों में या फिर जो उसमें लोग इन्वॉल्व थे उनको समर्थन देने में था, और साथ ही अभी भी उनके खिलाफ जितने सारे मुकदमे दर्ज हैं उन्हीं को देखते हुए नाहिद हसन पर कार्रवाई की जा रही है। सवाल अब सपा पर भी इसीलिए उठ रहा है कि इतने सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज वाले नेताओं को ही टिकट दिया जा रहा है, और जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी भी उन पर यही सवाल उठा रही है। लखनऊ से कैमरा पर्सन रोहित निर्वाल के साथ ज्योति मिश्रा, इंडिया टीवी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।